चलिए आज हम लोग जो है भाग 4 देखेंगे। इससे पहले हम लोग ने भाग 1, भाग 2, भाग 3 तीनों कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, तभी इसके बाद देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो भाग 4 आज हम लोग देख रहे हैं। भाग 4 में किसकी चर्चा है? तो राज्य के नहीं सकता, तो मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग डीपीएसपी बोलते हैं। तो इसको जो छोटा सा समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन, राज्य की नीति निदेशक तत्व कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए, इससे पहले मैंने आपको फंडामेंटल राइट बताया। तो जब हमारा संविधान बन रहा था, तो संविधान जब बन रहा था, संविधान सभा में जो बहुत इस पर बहस हुआ था। जो हमारे संवैधानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.एन. राव थे। तो डॉक्टर बी.एन. राव ने आपको जो मौलिक अधिकार जब मैंने पढ़ाया, तो उसमें क्या है, उसमें जितने चीज दी गई है हमारा क्या है, नैसर्गिक अधिकार है, सरकार वो हमसे छीन नहीं सकता है, या उसमें जो है कटौती नहीं कर सकता है। एक मिनट, या उसमें कटौती नहीं कर सकता है। अगर कोई कटौती करता है तो उसमें हम न्यायालय में जा सकते हैं, मतलब न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, 226 के तहत जो है हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इसमें अगर कुछ हमारा मतलब जो आगे हम आपको बताएंगे, अगर वो सरकार नहीं पूरा करता है तो आगे हम बताएंगे आर्टिकल 37 में जो हम न्यायालय में नहीं जा सकते, मतलब न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। तो ऐसा क्यों किया गया? तो ऐसा इसलिए किया गया जिससे हम अंग्रेजों के गुलाम थे, जो हम आजाद हुए, जो हमारा संविधान बन रहा था, तो उस समय हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि जितनी बातें इसमें दी गई हैं उसको सभी को पूरा किया जाए। तो डॉक्टर बी.एन. राव ने सुझाव दिया है, काम करते हैं। एक तो हमने फंडामेंटल राइट बनाई दिया, जिसको हमने नैसर्गिक कर दिया है, जो सरकार को देना ही देना है, वो कुछ से कोई छीन नहीं सकता है। अगर उससे कोई छीनता है तो न्यायालय जो उसको देखेगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं दे पा रहे हैं लेकिन देना चाहते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए क्या है, हम लोग जो है मान लीजिए ऑडी कार पर चढ़ना चाहते हैं। सपोज दैट एग्जांपल में ऑडी कार पर चढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, उसी के मतलब कि एक अल्टो कार भी लेके चलते हैं और एक सपना रखते हैं कि संघर्ष करेंगे और आगे जाके जो ऑडी कार खरीदेंगे। उसी के प्रकार जो है कुछ ऐसे चीजें है जो देना चाहते हैं सरकार, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी जो उसको दे पाए, मतलब आर्थिक स्थिति नहीं थी जो उसको पूरा किया जा सके। तो उसी को इसमें डाल दिया गया और समय समय पर जैसे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाएगी, इसको जो हम क्या यहाँ से उठा के कहाँ जो है और कानून जो संशोधन कर करके जो इसको मौलिक अधिकार में भी डाल सकते हैं। जैसे आपको हम आगे हम बताएंगे 45 आर्टिकल 45 जब बताएंगे, तो इसमें आपको हम पहले बताए थे कि इसमें पहले क्या था, पहले 45 में था कि 14 वर्ष के बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य, ये राज्य का कर्तव्य होगा, पहले था। इसमें किसमें था? 45 में था। लेकिन आपको जब मैं फंडामेंटल राइट बता रहा था तो आपको मैंने बताया कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा उसको आर्टिकल 21 के कॉम में डाल दिया गया और बता दिया है कि राज्य का अब ये जो है देना अनिवार्य कर दिया गया राज्य को। तो इसी प्रकार जैसे जैसे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती जाएगी, इसमें से जो कुछ चीजें हैं जो उठा के जो हम उसमें डालते जाएंगे। तो इस बात को समझ गए किन्होंने सुझाव दिया था? बी.एन. राव ने। और जब इनसे अम्बेडकर जी से जब पूछा गया इसके बारे में, जब मतलब कि इस पे आप अपनी विचार दीजिए डीपीएसपी के बारे में, तो आपको पता है कि अम्बेडकर साहब जो है वो संविधान मतलब कि कानून के बहुत बड़े जानकार थे। ठीक है, तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हाँ सही बात है, ये लोक कल्याण की बात करता है। उन्होंने जब ये पढ़ा, जब इसमें बताया गया कि ऐसे ऐसे बातें हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ बहुत अच्छा चीज है, ये लोक कल्याण की बात करता है, मतलब ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है। ठीक है, इस बात को अम्बेडकर जी ने क्या बताया था कि ये लोक कल्याण की बात करता है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है। ठीक है, तो कुछ मोटा बेसिक पॉइंट था जो मैंने आपको भी बताया। आप कुछ जो पॉइंट है बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, नॉर्मली आप बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन अगर आप छोटे मोटे एग्जाम देते हैं, ग्रुप डी हो गया, खलासी हो गया, चपरासी हो गया, तो उसमें ये पॉइंट से पूछ लिया जाता है। तो जैसे कि पूछा जाता है कि किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के देश के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड का है, इसको आयरलैंड याद करना है कैसे? आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो आपको हम बताएंगे यूरोप का जो एक एमराल्ड द्वीप है जिस पर 2 देश है, उत्तरी आयरलैंड, एक आयरलैंड। तो उसी आयरलैंड से जो है इससे हमने उस आयरलैंड के संविधान से पढ़ के जो है इसको लाया। लेकिन आयरलैंड ने कहां से लिया था? आयरलैंड ने भी जो स्पेन से लिया था। ये यूरोप का एक भी कंट्री है, फ्रांस के जस्ट बगल में एक स्पेन कंट्री है, वहां से लिया था। तो वो हमने कहां से लिया? तो आयरलैंड के संविधान से। लेकिन जब आप कुछ बड़ा एग्जाम देते हैं तो वहां ये भी पूछ लेता है कि उसने कहां से लिया, तो उसने कहां से लिया था? तो स्पेन से लिया था। तो कुछ बेसिक पॉइंट थी डीपीएसपी के बारे में, राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में, जिसके बारे में आपको मैंने बताया। इसकी चर्चा और कहाँ हमारे संविधान में किया गया है? तो 36 से 51 के बीच में किया गया। इस बात को याद रखना है। किस आर्टिकल में? 36 से 51। आपको रटना नहीं है, बात देखिए, रटिएगा तो भूल जाइए, इस बात को फिक्स है। अगर आप कोई चीज को रट को याद कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ 40 दिन के बाद वो आपको भूलना फिक्स है।
40 से 45 दिन के बाद वो आप भूल ही जाइएगा। लेकिन अगर आप समझ के पढ़िएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। हाँ, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा लेकिन माइंड सेट होगा और फिर वो बात आपकी याद आ जाएगी। जैसे कि आप इसको देखिए, मैंने आपको बताया भाग 1 में 1 से 4 मैंने राज्य के बारे में बताया था, उसके 5 से 11 नागरिकता के बारे में, भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में 12 से 35, भाग 4 में क्या ये आ गया डीपीएसपी 36 से 51। तो कोई चीज को रटना नहीं बल्कि समझ के, तो इसको हम अभी आपको पूरा समझाएंगे कैसे याद होगा, कैसे याद होगा अभी मैं आपको बताऊंगा सीरियल वाइज से कैसे इस चीज को याद होगा। तो 36, अब हम आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल हमारा क्या कहता है, तो 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा। 12 में बताए थे, आप बोलेगा वहां भी आप राज्य की परिभाषा बताए थे, यहाँ भी राज्य की परिभाषा बता रहे हैं। तो 12 में मौलिक अधिकार के संदर्भ में जो है राज्य की परिभाषा बताई गई थी कि देखिए आप राज्य हैं, क्या है और सब मैंने आपको बता दिया। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो इससे पहले वो वीडियो देख लीजिएगा फंडामेंटल राइट का, तो ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, मतलब राज्य को बता दिया गया था कि आप देखिए आप राज्य हैं और कानून निर्माण करते वक्त जितने भी चीजें उसमें दी गई है उसका ध्यान रखना है। तो उसी के वक्त उसी की तरह जो यहाँ 36 में जो है डीपीएसपी के संदर्भ में जो है राज्य की परिभाषा बताई गई है, बोला गया है और बताया गया कि इसमें जितनी बातें आगे हम आपको बताएंगे उन चीजों को आपको ध्यान रखना है, उसकी पूर्ति करना आपका कर्तव्य होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ गए 36 में क्या है राज्य की परिभाषा है। 37 में क्या है, 37 में बताया गया है कि न्यायालय में ये अपरिवर्तनीय है, मतलब न्यायालय में हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मौलिक अधिकार आपको पढ़ाए थे, फिर हम क्या देखिए, इसलिए कह रहे हैं कि भाग 3 आप लोग पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही इसको देखिए तब और अच्छे समझ में आएगा। तो भाग 3 में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई मौलिक अधिकार का हनन होता है सपोज दैट, तो आप न्यायालय में जा सकते थे। 32 के तहत आप डायरेक्ट दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे और 226 के तहत आप जिस राज्य के उस राज्य के हाई कोर्ट में जा सकते थे। तो लेकिन जब अगर इसमें से जितनी बातें आगे मैं आपको बताऊंगा, अगर उस बातों का अगर कोई मतलब पूर्ति नहीं करता है, अगर पूर्ति नहीं करता है सपोज दैट सरकार, तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि राज्य के ऊपर डिपेंड, राज्य के ऊपर छोड़ा गया है। क्योंकि आपको पहले बता दिया क्यों छोड़ा गया है, ये राज्य के ऊपर डिपेंड कि क्या आपकी स्थिति कैसी है और अपनी स्थिति के अनुसार इस चीजों को लागू कीजिए। तो यही बात है कि न्यायालय में क्या है, ये अपरिवर्तनीय, मतलब ये इन्फोर्सेबल नहीं है, हम न्यायालय में इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं कि नहीं हमको ये सब दिए कीजिए। ठीक है, तो इस बात को समझ गया। 36 और 37, एक मिनट थोड़ा इसको फंसा ले, निकल गया। 36 और 37 कोई चीज को रटना देखिए, रटिएगा तो भूल जाइएगा, लेकिन समझिएगा तो जिंदगी भर के लिए रहेगा और दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन रटिएगा तो सिर्फ अपना भी नहीं पढ़ पाइएगा और एग्जाम में भी कंफ्यूजन होगा। चलिए ठीक है, तो 35 और 36 आप लोग समझ गए। एक मिनट रुकिए, बड़ा दिक्कत दे रहा है, इसको थोड़ा फंसा लेते हैं अच्छे से, निकल जाता है तो ठीक है, आप निकलेगा। ठीक है, तो 36 37 समझ गया। अब 38 क्या है, तो 38 में है लोक कल्याण की अभिवृद्धि, मतलब लोक कल्याण की अभिवृद्धि मतलब राज्य को इसमें बताया गया है कि राज्य जो है लोकल, देखिए जैसे अब इसका उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये भी पूछता है कि वो डीपीएसपी जो राज्य के नीति तत्व का उद्देश्य क्या है, तो लोक कल्याणकारी राज्य मतलब लोगों के कल्याण के बारे में सोचना है। ठीक है, लोगों के, इसका उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोगों के कल्याण के बारे में जितना से जितना सोच सके ये राज्य का कर्तव्य होगा कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, हमारे मतलब कि जनता के कल्याण की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें 38 में क्या गया, लोक कल्याण की अभिवृद्धि। इसका मतलब क्या होगा, इस राज्य का कर्तव्य होगा कि सभी व्यक्ति को, भारत के सभी नागरिक को जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। ठीक है, कोई वर्ग जो है इससे वंचित नहीं हो, सबको जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। यही 36 37 38 हम समझ गए। 39 में क्या है, 39 में क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब कि जो है यह नहीं कि देखिए अब कोई जैसे आप देखिए इन्फोर्सेबल नहीं है, पहले बता दिए, लेकिन इस पर भी जैसे इसी में कहा था कि महिला और पुरुष को जो है समान कार्य के लिए समान वेतन, महिला सब बोली गई, चलिए केस कर दी कि जो हम लोग को जो है पुरुष के समान वेतन मिलना चाहिए। देखिए राज्य के ऊपर डिपेंड, पहले बताया कि राज्य के ऊपर छोड़ा गया, राज्य आपको दे सकती है अभी नहीं दे सकती है, राज्य अपनी राज्य के ऊपर छोड़ा गया, तो ये हमारे लिए अच्छा है। आपको अगर लगता है कि मान लीजिए सपोज दैट कि बिहार के लोग हैं तो बिहार के बारे में, तो हमारे लिए भी अच्छा है। हमारे यहाँ क्या लोकतंत्र है, हम जो अपने जो शासक का चुनाव हम खुद करते हैं, है ना, हम जो अपने शासक प्रत्येक 5 साल में चुनाव होता है, जैसे बिहार में अभी जो 2021 में जो है ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है, तो हम खुद चुनते हैं ना, हम ही चुन के भेजते हैं ना हमारे ऊपर, आप शासन कीजिए। शासन क्या कीजिए, हम आपको चुन रहे हैं, हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप जो शासन व्यवस्था चलाइए। तो इसमें मान लीजिए आपको जो बातें नहीं, जिसमें जो आगे हम आपको बताएंगे, अगर उस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, सबको जितनी बातें बताएंगे, आपको लगता है कि इन बातों का जो कोई सरकार में से बिहार में सपोज कोई गवर्नमेंट है, किसी भी सब पार्टी का गवर्नमेंट है, अगर उन बातों को पूरा नहीं कर रही है, तो नेक्स्ट सरकार से आप जो है मतलब मांगिए कि आप इन बातों को क्या पूरा कीजिएगा, तो हम आपको वोट देंगे। तो क्या हमारे लिए अच्छा मौका है कि इन बातों को देखते हुए, इसमें जितनी बातें दी गई हैं उसको देख के हम किसी सरकार का जो है चयन कर सकते हैं, ठीक है, किसी का सरकार को जो हम चुन सकते हैं।
तो इसमें 39 में जैसे कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब कि ये नहीं कि कोई व्यक्ति है, अगर मान लीजिए सपोज दैट कि हम भी मान लीजिए किसी को पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए सपोज दैट कि हम ही मान लीजिए 8th क्लास में किसी को पढ़ा रहे हैं मिडिल स्कूल में, और कोई एक दूसरा आ रहा है मतलब कि नया बहाल हो कोई टीचर आया वो भी 8th क्लास को पढ़ा रहा है, लेकिन उसको अलग वेतन मिल रहा है, हमको अलग वेतन मिल रहा है। तो ऐसा नहीं होगा। इसको जो है इसमें कहा गया है कि आप कर्तव्य होगा जो सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन दीजिएगा। महिला लोग बोलती है महिला पुरुष को जो है समान कार्य के लिए समान वेतन, लेकिन हम किसी से चैलेंज नहीं कर सकते हैं, राज्य के ऊपर छोड़ा गया है। ठीक है, राज्य की मर्जी होगी देगी, नहीं होगी नहीं देगी। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं है तो अगली बार सरकार को चेंज कर दीजिए, दूसरी सरकार को मांग कीजिए जो आपकी इस बातों को पूरा करे। तो यही 39 में हो गया समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 के कौन में हो गया निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि सरकार का यह कर्तव्य होगा कि जो है सभी व्यक्ति को जो है सभी नागरिक को जो है निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करवाए। जैसे कि सपोज देखिए किसी गरीब व्यक्ति का कोई कुछ केस वेस चला जाता है मान लीजिए कोर्ट में, तो उसके पास पैसा नहीं होता है कि कोई वकील अच्छा सा वकील जो है मतलब कि क्योंकि अच्छे वकील के पास जाएंगे तो अच्छा पैसा भी लेगा, अच्छा पैसा भी होगा, पैसा भी लेगा। तो सरकार का कर्तव्य बनता है, इसमें कहा गया है कि आप निःशुल्क उसको विधि सहायता दीजिए। जैसे इसी के तहत अगर आप जाते हैं कोर्ट में तो देखिए आपको सरकारी वकील जो मुफ्त में मिलता है। बेशक आप फिक्स है कि अगर आप सरकारी वकील लेते हैं तो केस हारना निश्चित है, क्योंकि पता है भाई आप जो प्राइवेट रखिएगा तो आप उसको पैसा दीजिएगा और अच्छे से छानबीन करेगा केस की, लेकिन सरकारी को दीजिएगा उसको क्या सरकार उसको पैसा दे रहा है उतना इंटरेस्ट लेता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सरकार इस बात को हटाइए, बताया जो जनूनी होता है मैं बता रहा हूँ। तो 39 कॉमन निःशुल्क विधि सहायता मतलब सरकार का ये कर्तव्य है कि निःशुल्क विधि सहायता प्राप्त करवाएगा। ठीक है, इसी के तहत आप मान लीजिए किसी ऑफिस में जाते हैं सरकारी में, तो वहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कोई जो होता है वहाँ का ऑफिसर वगैरह तो आप जाते हैं तो आपको समझाता है कि हाँ देखिए ऐसे ऐसे फॉर्म भरना है, ऐसे भरना है, लेकिन तो आप फोर्स नहीं कर सकते, नहीं बताइए क्या है हमको दे कीजिए, क्योंकि पहले बता दिए हैं कि न्यायालय में क्या है अपरिवर्तनीय है, ये उसके राज्य के ऊपर छोड़ा गया है, वो करे चाहे नहीं करे। तो हो गया 39 कॉम में निःशुल्क विधि सहायता। 40 में हो गया ग्राम पंचायत। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत वाला ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये गांधी जी का विचारधारा है ग्राम पंचायत वाला। आप देखते हैं कि ग्राम पंचायत इसमें ये कहा गया कि पहले आप इसको पूरा समझिए, पहले कहा गया था सरकार का यह कर्तव्य होगा कि ग्राम पंचायत का गठन करे। प्रत्येक ग्राम पंचायत मतलब क्या, गांधी चाहते थे कि लोकल स्तर पर जो है जैसे कि लोकल स्तर पर जो है ग्राम पंचायत हो जो आम जनता की जो लोकल लोगों की बात सुने। गांधी जी का कहना मेनली ये था कि देखिए जो राज्य सरकार है चाहे जो केंद्र सरकार है क्या है, राज्य सरकार कहाँ जैसे बिहार है पटना में बैठे हुए नीतीश कुमार, मान लीजिए ग्राम अगर अभी सब अब तो है, मान लीजिए अगर ग्राम पंचायत नहीं होता, मुखिया सरपंच नहीं होता, तो मान लीजिए किसी का गांव में मान लीजिए अगर पोले गिर गया, सब बिजली का गांव में आ रहा पोल गिर गया, या किसी का मान लीजिए कुछ विवाद हो गया, दो परिवार के आपस विवाद हो गया, या किसी की बेटी उठी भाग गई, चाहे किसी लड़का से फंस गई, जो भी होता है नॉर्मली, तो ये सब कहाँ से सरकार किसको पटना आते आते मान लीजिए कोई जिला है चला गया उधर, आपको बंगाल साइड का कोई जिला आया उसको कौन देखने आएगा। तो इसी में गांधी चाहते थे कि लोकल स्तर पर एक पंचायत हो जो आम लोगों की बात सुने, तो इस फेवर में थे। इसमें जो है गांधी जी का और अम्बेडकर जी का एक विवाद भी हुआ था। तो अम्बेडकर जी के बारे में जब पूछा गया था, अम्बेडकर जी कहते थे कि नहीं देखिए ये फालतू है, अम्बेडकर जी ने इसके पक्ष में नहीं थे। अम्बेडकर जी ने कहा कि देखिए ये जो है सिर्फ एक पैसा कमाने का एक अड्डा बन जाए, क्योंकि जब हम आपको ग्राम पंचायत पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे 200 आर्टिकल 243 जब बताएंगे तो वहाँ बताएंगे, तो वहाँ इसकी चर्चा है, वो आएंगे तो वहाँ बताएंगे पूरा एकदम डिटेल से इसको बताएंगे। तो अम्बेडकर जी कहते देखिए कि ये लूट का अड्डा है, क्योंकि जो यहाँ पर सब कुछ आता है फंड आता है तो एकाएक नहीं आता, वहाँ आया फिर वीडियो जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है बीपीएससी के थ्रू आपके ब्लॉक में बैठता है, वहाँ से फिर ग्राम में आता है, तो सब लूटते सब पैसा खाने का अड्डा बन जाता है। तो फिर लेकिन गांधी जी कहते थे देखिए अगर हम मानते हैं कि लूटेगा लेकिन कुछ तो आएगा गांव में, कुछ तो गांव में आएगा जो उसको मिलेगा। अगर हम देवे नहीं करते तो साफे नहीं आएगा, अगर हम देवे नहीं करते हैं तो साफे नहीं आएगा। लेकिन धीरे धीरे गांधी जी कहते थे कि धीरे धीरे जब लोग जब समझेंगे, लोग शिक्षित होंगे, तो धीरे धीरे जो घोटालाबाजी भी कम होती जाएगी, क्योंकि जब तक हम लोग शिक्षित नहीं रहेंगे तो सरकार से कैसे मांगे ब्यौरा दीजिए, क्या आपको पता ही नहीं कि क्या सरकार कर रहा है नहीं कर रहा है, किस पे कितना खर्च कर रहा है, आप सीधे चला गया। लेकिन जब हम शिक्षित हो जाते हैं तो हम सरकार से ब्यौरा मांगते हैं कि हमको ब्यौरा दीजिए, आरटीआई करते हैं, सरकार का देना कर्तव्य उसको देना फर्ज होता है, नहीं देगा तो न्यायालय चल जाएंगे। तो इसमें तो गांधी जी कहते थे कि देखिए कुछ तो मिलेगा, लेकिन अम्बेडकर जी कहते थे नहीं। क्वेश्चन पूछता है कि किस व्यक्ति ने जो है किस महान व्यक्ति ने जो है ग्राम पंचायत को इसको जो है लूट का अड्डा बताया, तो अम्बेडकर साहब ने उसको जो लूट का अड्डा बताया था। तो इसमें पहले ये नैसर्गिक नहीं था, लेकिन अब जो इसको अब हर एक राज्य में जैसे कि 1959 ईस्वी में जो है
2 अक्टूबर को जब हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे तो इसको राजस्थान में सबसे पहले लागू किया गया था। राजस्थान का एक नागौर जिला था, वहां पर इसको लागू किया था। उसके बाद जो है जस्ट उसी महीने आंध्र प्रदेश में इसको लागू किया गया था। लेकिन बाद में जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और इसको जो है अब एकदम लागू कर दिया गया कि पहले क्या, क्योंकि जो भी चीजें इसमें है राज्य के ऊपर छोड़ा गया है। पहले बता दिए कि राज्य के मन हो ग्राम पंचायत लगाए, ग्राम पंचायत नहीं लगाए, पहले था। इस संविधान संशोधन से पहले कोई राज्य की, जैसे राजस्थान में था, आंध्र प्रदेश में था, बिहार में नहीं था, उत्तर प्रदेश में नहीं था, तो ऐसे नहीं था क्योंकि राज्य के ऊपर डिपेंड छोड़ा गया था। लेकिन बाद में 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया। पीवी नरसिम्हा राव सरकार, उनकी सरकार थी, उन्होंने संविधान संशोधन 1992 में किया। लेकिन ये जो लागू हुआ, लोग बहुत सारे लोग कन्फ्यूज आते हैं कि यहाँ पे कभी 92 रहता है, कभी 93 रहता है। तो बाबू 1992 में संशोधन हुआ था, लेकिन जब लागू जब इसको किया गया, जब आपको जब हम बताएंगे कि कोई भी कानून बनता कैसे है, विधेयक क्या है, ये सब आगे बताएंगे, तो कंफ्यूजन में नहीं आना। तो जो लागू हुआ था, जो राष्ट्रपति साहब ने अपनी स्वीकृति दे दी थी, संशोधन तो संविधान में हो गया यहाँ पर, जब राष्ट्रपति साहब ने स्वीकृति, जब तक राष्ट्रपति साहब अपना साइन नहीं करते हैं तब तक कोई कानून बनता ही नहीं, ठीक है। तो राष्ट्रपति साहब ने जब संशोधन किया, मतलब स्वीकृति दी थी, ये 1993 में हुआ था। 24 अप्रैल 1993 के ऊपर जो लागू कर दिया गया कि आप प्रत्येक राज्य में जो है ये ग्राम पंचायत होगा, ठीक है। इसकी तरफ जो आप पूछा पंचायत दिवस, क्वेश्चन पूछता है कि पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बात को याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो गया था पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया के प्रत्येक राज्य में ये लागू हो गया था। तो ये हो गया अपना 41 में आता है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। इसमें ये कहा गया है कि सरकार का ये कर्तव्य होगा कि कुछ दशाओं में जो है कुछ सरकारी सहायता दे। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि आप देखते हैं कि विकलांग लोग होते हैं तो सरकार जो है उन लोग को व्हील चेयर देती रहती है, चाहे अगर कोई अनाथ आश्रम खोलती है, चाहे जो प्रसूति सहायता मतलब क्या, जब आप देखते हैं कि जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट रहती हैं तो जब वो क्या कहते हैं डिलीवरी उनका होता है तो उनको कुछ सहायता दिया जाता है। उनको जो है अगर डिलीवरी के टाइम में अगर आप टीचर उचर हैं, मान लीजिए आप किसी जॉब में हैं, तो आपको जो है छुट्टी दिया जाता है। पहले प्रेग्नेंट के दौर में 3 महीना, उसके बाद आप शायद बढ़ा दिया गया, 9 महीना कर दिया गया छुट्टी, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ। उसके बाद 3 महीना बाद में दिया जाता है। अगर किसी का पिताजी अगर मान लीजिए सरकारी में है, अगर उनका मतलब बच्चा अगर होने वाला है तो उनको भी छुट्टी दिया जाता है। 15 दिन का छुट्टी दिया जाता है, उनको भी छुट्टी दिया जाता है। 15 दिन पहले डिलीवरी के पहले, 15 दिन बाद, 30 दिन उनको भी छुट्टी दिया जाता है। तो प्रसूति सहायता दिया जाता है। आप देखते हैं कि वृद्धा पेंशन या बुजुर्ग लोग गाँव में देखते हैं कि उनको क्या देखते हैं, जैसे इसी बार जो है अभी वृद्धा पेंशन शायद जो है 500 के लमसम मिलता है। तो जैसे अभी चुनाव हो रहा था बिहार में, तो जो आपको कह रहे थे, उनका वादा था, क्या नाम है इनका, तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि हम दुगुना कर देंगे। तो इसमें क्या है, कुछ दशाओं में जो सरकारी सहायता देना है, तो इसमें बताया गया कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। इसके तहत आप देखते हैं सरकार देता है, विकलांग के लिए व्हील चेयर वगैरह देता है, प्रसूति सहायता देता है, वृद्धा पेंशन देता है। तो लेकिन पहले बताती है, आप ये नहीं कहिए कि हमको देवे कीजिए, ये सरकार के ऊपर, बार बार हम कह रहे हैं, सरकार के ऊपर छोड़ा गया है कि आप दे चाहे नहीं दे। आपको लगता है कि सरकार ये सब चीज नहीं पूरा कर रहा है, तो आप नेक्स्ट सरकार को चुनिए जो आपकी इस बातों को माने। अच्छी बात है ना कि हम इसको देख के जो अपने सरकार का चयन कर सकते हैं कि इन बातों को हमारा पूर्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कितना अच्छा हमारा संविधान सब मतलब बनाया गया, आप लोग सोचिए, ठीक है। वर्ल्ड का बेस्ट संविधान हमारा भारत का संविधान है। तो कुछ दशाओं में जो सरकारी सहायता, जैसे विकलांग हो गया, प्रसूति सहायता हो गया, वृद्धा पेंशन, 41 समझ के 42 आ गया। 42 में आ गया कि न्याय संगत मनोचित दशा कार्य। इसमें ये कहा गया है, अभी देखिए एक बात रुकिए, कंफ्यूजन में नहीं हो जाए कि इसको याद कैसे करेंगे। अभी हम आपको क्लास में याद दिलाएंगे कि याद कैसे होगा। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि क्या है शुरू से, और एकदम ट्रिक से याद हो, ट्रिक से नहीं एकदम दिमाग सोच के याद होगा, ठीक है। तो 42 में कहा गया न्याय संगत मनोचित दशा के अनुसार कार्य दिया जाएगा। इसमें कहा गया जैसे कि देखिए राज्य का कर्तव्य होगा, जैसे सपोज दैट हम कहीं मान लीजिए कोई काम करते हैं, मान लीजिए सपोज दैट कि हम कहीं जो है सरकार का मान लीजिए कोई टेंडर है, रोड बन रहा है, सपोज दैट रोड बन रहा है, सरकार का रोड बन रहा है, हाईवे बन रहा है, हम वहाँ पर एज ए वर्कर काम कर रहे हैं। तो एज ए वर्कर जब हम काम कर रहे हैं तो सब हम जो है मान लीजिए वहाँ गिट्टी बालू उठाने, एकदम सरल भाषा में समझिए, गिट्टी बालू उठाने का काम कर रहे हैं। तो एक दिन मान लीजिए हम जाते हैं, उस दिन हमारा माथा दर्द कर रहा है, तो हम वहाँ पर जाएंगे और हमको कहेंगे कि मान लीजिए हमारा जो है, अगर हम नहीं जाते हैं तो भी दिक्कत है, नहीं जाएंगे तो मजदूरी कितनी होती है उन लोग की, 400-500 मजदूरी मिलता है। अगर नहीं उतना ही मिलता है जितना वो लोग खा सके, और आज दिन भर कमाते हैं और शाम में खा के उसको खत्म कर देते हैं। ये हमारे देश की स्थिति है, ठीक है।
तो मान लीजिए अगर हम नहीं जाते हैं तो हमारे घर पर भी बाल बच्चा है जो भूखा मतलब सोएगा। अगर जाते हैं नहीं जाते हैं तो हमारा तबीयत खराब है, तो वहाँ हम जाएंगे तो बोलेंगे कि हमारा जो है थोड़ा माथा दर्द कर रहा है, थोड़ा बुखार है, तो क्या है, तो ये हमको नहीं कहे कि नहीं तुमको गिट्टी बालू उठाना ही पड़ेगा, तो हम क्या करेगा, हमारा न्याय संगत मतलब जो हमारे न्याय के अनुसार मतलब न्याय हो, मनोचित मतलब मन के अनुसार हो कि जो चलो ठीक है इसका माथा खराब बुखार है, इसको हम क्या करते हैं गिट्टी बालू नहीं ढुलवा देते हैं, इसको हम बैठा के कहते हैं कि तुम बैठो और बालू को छानो। आसान हो गया मेरे लिए, मतलब मेरे साथ एक न्याय हो गया और मेरे मनोचित मतलब मेरे मन के अनुसार कार्य मिल गया। मतलब जहां हम गिट्टी बालू रोज उठाते थे, हमको गिट्टी बालू उठाने का काम है, लेकिन एक दिन हमको बुखार है, वहां गए हम बालू को अब छान रहे हैं, तो ये हमारे मन के अनुसार ये राज्य को अभी बता आप देखिए अभी इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं कि नहीं आज हमारा मन खराब है, हमको बुखार है, हमको देवे कीजिए, तो नहीं तब नहीं होगा, क्योंकि 36 में है, 36 से 51 के बीच में जो चीज है वो राज्य के ऊपर डिपेंड है। बात को समझ गया, तो ये आप समझ गए, 42 समझ गया। 43 में आ गया निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योग। इसमें ये कहा गया है कि राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि इतना मतलब इतना पेमेंट इतना पैसा देना है कि उसका जो निर्वाह हो सके। यानी मान लीजिए सपोज दैट कि मान लीजिए हम अभी एज ए लेबर ही काम कर रहे हैं, सपोज दैट किसी सरकार का मान लीजिए कोई रोडे बन रहा है, सपोज दैट वहां पर हम एज ए लेबर काम कर रहे हैं और हमको जो है दिन का जो है 200 रुपया दे, तो आज 200 रुपया में आज के 2021 के दौर में 200 रुपया में क्या होगा बताइए, 200 रुपया में कुछ होगा? तो अगर आप सब्जी लेने जाते हैं तो 200 रुपया में आपका झोला नहीं भरता सब्जी का, तो 200 रुपया में क्या होगा? कम से कम ऐसा जो मजदूरी हम कोई मजदूरी दे कि हमका जो है निर्वाह हो सके, ये हम थोड़ा खाना पीना खा सके, दिन जो हम जितना भर दिन में खाए हैं उसके अनुसार जो हमको थोड़ा प्रोटीन भी मिले कि अगले दिन भी हम काम कर सके, हमारे बाल बच्चा को जो है वो भी खाना खा सके ठीक से, वो थोड़ा पढ़ भी सके, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि निर्वाह मजदूरी, इसी के तहत कुटीर उद्योग जो गांधी जी चाहते थे, आगे हम बताएंगे इसको 3 भागों में बांटा गया, समाजवादी गांधीवादी उदारवादी सिद्धांत में, ठीक है। तो कुटीर उद्योग मतलब कि जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं जैसे कि सूती वस्त्र, जैसे गांव में आप देखते हैं कि कुछ ऐसे उद्योग की स्थापना सरकार का कर्तव्य हो जो छोटा छोटा उद्योग करे कि गांव में उद्योग की स्थापना करे कि गांव के लोग जो है विकसित हो, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि शहर भारत तब तक विकसित नहीं हो सकता है जब तक भारत का गांव विकसित नहीं होगा। बेशक आप कितने स्मार्ट सिटी बना लीजिए, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, कितने आप स्मार्ट सिटी बना लीजिए, भारत तब तक विकसित नहीं हो सकता है, डेवलप नहीं हो सकता है जब तक भारत का एक एक गांव डेवलप ना हो। जिस दिन भारत का गांव डेवलप होगा उस दिन भारत जो है फिर से पुनः जो हमारा पहले भारत था जो सोने की चिड़िया थी, फिर वही सोने की चिड़िया बनेगी, इस बात को याद रखना। तो यही बोला गया है कि निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योग 43 में। 43 के कौन में बताया गया उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी। तो देखिए यहाँ पर क्या मतलब, मान लीजिए सब उधर कोई उद्योग चल रहा है, तो 43 के कौन में कहा गया उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी। जैसे कि मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग बन रहा है, सपोज दैट वहाँ बहुत सारे लेबर हैं, सपोज दैट मान लीजिए कोई हाईवे का हम लेके एग्जाम में चलते हैं, कोई हाईवे सरकार बना रहा है, नेशनल हाईवे बन रहा है, तो हाईवे में जितने वर्कर होते हैं, सपोज जितने वर्कर होते हैं वो नहीं ऐसे नहीं होते हैं कि आप लोग जो है क्या कहते हैं एक ही जगह के होते हैं, कुछ पश्चिम बंगाल से होते हैं, कुछ साउथ इंडिया से भी होते हैं, कुछ अदर स्टेट से जो है वर्कर यहाँ पर लेबर आके काम करते हैं। जैसे कि हम मेरे गांव में जब मेरे गांव में रोड बन रहा था तो बाहर से बहुत सारे लोग मेरे गांव में आके काम कर रहे थे। तो क्या इसमें बोला गया है कि उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी, आप समझ इसको सरल भाषा में समझाने का प्रयास। तो हाईवे बन रहा है तो मान लीजिए विभिन्न स्टेट से लोग आएंगे बिहार में, सपोज बिहार में मान लीजिए बिहार में एक हाईवे का निर्माण हो रहा है, तो कोई साउथ इंडिया से आएगा, मान लीजिए कोई पश्चिम बंगाल से आएगा, तो इस अनुसार आएगा कि अभी ठंड का मौसम है तभी आएगा, मान लीजिए कि आ जाएगा आपको इधर से, मान लीजिए कोई पश्चिम बंगाल से आता है तो यहाँ पर आएगा बिहार में, कहेगा चलो ठीक है यहाँ पर तो इस मौसम अभी दिसंबर क्या कहते हैं कौन महीना चल रहा है, फरवरी चल रहा है, जनवरी चल रहा है ना, जनवरी चल रहा है, तो जनवरी में जो है इतना ठंडा बिहार में नहीं रहता है, ठीक ठाक रहता है नॉर्मली। हम जाएंगे एक कपड़ा लेके जाएंगे, 1 महीना का हमारा काम है, हम इतना पैसा लेके जाएंगे, हमारा सब कुछ हो जाएगा। अब मान लीजिए जो उसका मेन जो मालिक होगा वो रात में एक ऐसा प्लान बनाए कि चलिए ठीक है कि आप जितने वर्कर हैं आप सबको उठाएं और जम्मू कश्मीर चलना है, जम्मू कश्मीर में हाईवे का निर्माण करना है, वहां पर ले जाए। अब भाई अब जम्मू कश्मीर तो बिहार के अनुसार आया था काम करने के लिए, अपना कपड़ा अपना पैसा, अब जम्मू कश्मीर ले गए, जम्मू कश्मीर के यहाँ के मुकाबले वहाँ कुछ महंगाई ज़्यादा है, वहाँ ठंड ज़्यादा है, आपने उनसे कुछ पूछा ही नहीं, उनके बिना मतलब क्यों क्या उनका शोषण एक प्रकार का हो गया, बिना पूछे अनुसार उनको जो रातों रात आपने उठाया उसको वहाँ के लिए मतलब ट्रांसफर कर दिया। यही होगा कि आप उनसे एक बार पूछ लीजिए, राय विचार कर लिए, देखिए कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर चलिए, यहाँ पर थोड़ा तो हम विचार के हम सब अपनी अपनी प्रॉब्लम बताएगा कि देखिए हम ऐसे आए थे, व्यवस्था करके कुछ दिन रुकिए, हमको व्यवस्था करने दी, तो क्या वही बताया गया है कि उद्योगों के प्रबंध में जो है कामगार, राज्य का कर्तव्य होगा कि जो उद्योगों के प्रबंध में जो है कामगारों की भागीदारी होगी। बात समझ गए। 43 को
उसका 43 के सॉरी मैं 43 का ख लिखना भूल गया, तो 43 का ख यहाँ पर मैं भूल गया, 43 का ख भी है, अभी लिखना भूल गया, याद आ रहा है, देखा तो मैं याद आ रहा है, 43 का ख है। 43 के ख में क्या है, सहकारी समिति मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंग्लिश में कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसमें कहा गया है, यहाँ भी छोड़ दिए होंगे, 43 का ख में जो है, 43 के ख में जो है सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसमें ये कहा गया कि सरकार का एक कर्तव्य होगा जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो स्थापना करने में जो है सहायता प्रदान करेगा। अब सहकारी समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब सहकारी मतलब समझिए सहकारी, सहकारी, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। सह मतलब क्या हुआ, सह मतलब साथ, कारी मतलब साथ में लेकर, जैसे कि हमारी सपोर्ट सरकार क्या है, सरकार जो है कितने चीज को, इतना बड़ा भारत, इतनी जनसंख्या है, जितने क्षेत्रफल में देखिए हम आते हैं 7वें नंबर पर, जनसंख्या में देखिए आप पहले नंबर पे आने वाले हैं, तो कितने चीज को सरकार ध्यान रखेगी, सरकार प्रश्न। वही अगर थोड़ा जो है प्राइवेट के साथ, प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर और कुछ चीज को देखा जाए तो हो सकता है कि जो है बेहतर अच्छे से काम होगा, है ना, बेहतर अच्छे से काम होगा। तो इसमें यह कहा गया सरकार का कर्तव्य होगा कि सहकारी समितियों की स्थापना करे, कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना करे, जिससे जो है भारत का जो है डेवलपमेंट जो है बहुत तेजी से हो सके। यही बात है, 45 के ख में समझ गए। 44 में हो गया समान सिविल सहायता, समान, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन सिविल कोड, ठीक है, तो इसको समान सिविल संहिता। इसमें कहा गया है कि ये राज्य को प्रवेश हो रहा है कि समान सिविल संहिता क्या है, एक होता है आचार संहिता, एक होता है समान सिविल संहिता। जब ये सब भी बताएंगे आगे जब टॉपिक आएगा। सब आचार संहिता देखिए वो जो आता है वो चुनाव आयोग लगाता है, जो 48 घंटे पहले चुनाव से पहले जो चुनाव प्रचार सब बैन कर दिया जाता है कि आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। जब चुनाव आयोग पढ़ाएंगे जो 324 से लेकर 329 पढ़ाएंगे आर्टिकल, उससे बताएंगे। तो यहाँ समान सिविल संहिता मतलब इसमें कहा गया है, जैसे अभी देखते हैं कि अब सभी धर्मों का जो भारत में से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी जितने भी धर्म है, सभी धर्म का अपना पर्सनल कानून है। वो उस कानून के अनुसार अपने पर्सनल धर्म के कानून के अनुसार अपना एक मिनट देगा वो आगे फोन आएगा, एक मिनट, सॉरी थोड़ा फोन आ गया था। तो मैं आपको क्या बता रहा था, समान सिविल संहिता। तो देखिए 44 में क्या है, समान सिविल संहिता। अगर आप इसमें जो है समान सिविल में आप देखिए आचार संहिता होता है, समान सिविल संहिता होता है। समान सिविल संहिता कहने का मतलब ये हो गया कि जितने भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, सबका अपना अपना एक अलग पर्सनल कानून होता है, जिसके अनुसार वो जो है तलाक देते हैं, या वसीयत जो होता है कैसे, उनका अपना एक अलग कानून है हिंदू का कि वसीयत जो है उनके अपने धर्म के अनुसार जो है वसीयत उनका स्थानांतरण होता है अपने बच्चा को जो है, उसका गोद जो है अलग अलग धर्म के अनुसार गोद लेने की जो प्रथा होती है कैसे गोद ले। तो इसमें ये कहा गया है कि देखिए भारत एक है तो पूरे भारत में एक कानून होना चाहिए, सबका सभी धर्मों का एक अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग आप देखिए मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार, और मेरा विश्वास है कि ये समान सिविल संहिता जो है इनके कार्यकाल में लगता है लागू होकर ही रहेगा, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, तो समान सिविल संहिता मतलब क्या कि पूरे भारत के लिए एक ही कानून हो, क्योंकि भारत एक है तो पूरे भारत के लिए एक ही कानून हो, लेकिन इसको राज्य के ऊपर छोड़ दिया जाए कि राज्य जो है करना चाहे राज्य के ऊपर। जैसे भारत में प्रथम मात्र एक गोवा राज्य है जो इसको लागू कर रखा है समान सिविल संहिता, वहाँ सभी के लिए एक ही कानून है, मतलब कि ये जो होगा तलाक व्यवस्था एक ही नियम के अनुसार सब तलाक दे सकता है, कोई भी धर्म हो, एक ही नियम के अनुसार जो है वसीयत ले सकता है, एक ही नियम के अनुसार जो है कोई गोद ले सकता है। गोद लेने का मतलब क्या, जैसे आप किसी को गोद लेते हैं तो अपने से 21 साल से कम आयु के बच्चों को आप गोद नहीं ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सपोज जितना मेरा उम्र है, अगर हम किसी को गोद लेना चाहते हैं तो हम जो है कम से कम उससे जो हमसे 21 साल छोटी होनी चाहिए। तो ये व्यवस्था इसमें, तो समान सिविल संहिता समझ गए। 45 में क्या है, तो 45 आपको बताते हैं। पहले इसमें क्या था कि 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा देना जो है राज्य का कर्तव्य होगा, लेकिन इसको 86वां संविधान संशोधन द्वारा जो है आपको मौलिक अधिकार में डाल दिया गया 21 के कम। तो यहाँ तो खाली हो गया, तो अब क्या यहाँ कर दिया गया, तो अब यहाँ डाल दिया गया 0 से 6, मतलब 0 मतलब ये नहीं, मतलब बच्चा पैदा हुआ तो 1 से मान लीजिए 6, तो 6 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क जो है मतलब कि प्राथमिक शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य सुविधा की उसको व्यवस्था कीजिए। इसी के तहत जो आप देखते हैं आंगनबाड़ी केंद्र, गाँव समय देखते हैं आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ खिचड़ी उचड़ी घोटालाबाजी खूब होता है, महिला सब आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाता है, वहाँ पर जो बच्चा सब जाता है, अपन बेशक कुछ नहीं हो, स्लेट वलेट लगता है, बैठा रहता है उधर। उसके बाद जो उसी के तहत देखते हैं पोलियो का टीका उका लगता है, सरकार देखते हैं फ्री में पोलियो का टीका लगाता है आपको, जो लगता रहता है बच्चा सबको। इसी के तहत इसको जो है 86वां संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको यहाँ पर जो है डाल दिया गया। उसके बाद 46 में इसमें कहा गया SC ST के लिए विशेष प्रावधान, SC ST के लिए
विशेष, इसमें कहा गया है कि ऐसी सरकार का ये कर्तव्य होगा कि SC ST के लिए जो है विशेष प्रावधान करेगा। क्योंकि देखिए SC ST सब क्या है, ये लोग का समाज में जो है, जब आप देखिएगा, आप लिखिएगा मेंस की दृष्टि से, तब आपको समझ में आएगा, वो सब भी बताएंगे। जैसे कि ये लोग बहुत पिछड़े लोग थे, इन पे बहुत शोषण हुआ, SC ST लोगों को बहुत शोषण हुआ, समाज की मुख्य धारा से बहुत पीछे है। तो इनका जब तक हम मान लीजिए अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई सक्सेस के मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति है, कोई मान लीजिए कोई पढ़ने में बहुत तेज है, कोई पढ़ने में मान लीजिए कोई पढ़ने में 1 मिनट 2 हम इसको लेते हैं, 1 मिनट इसको लेते हैं, ये देखिए, ये इसको हम 2 चीज इसको लेते हैं, 2 मार्कर है, ठीक है, 2 मार्कर लेते हैं, 2 स्टूडेंट है, ठीक है, 2 स्टूडेंट समझिए, एक स्टूडेंट ये, एक स्टूडेंट ये पढ़ने में बहुत तेज है, ये पढ़ने में बहुत तेज है, ये थोड़ा कमजोर है। इसको जो हम मान लीजिए अगर थोड़ा सा भी समझाते हैं तो समझ जाता है और एकदम ग्रो कर रहा है, आगे जा रहा है। और इसको जो है हम उतना ही समझा रहे हैं, लेकिन धीरे 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 जा रहा है। तो वही अगर हम इसको थोड़ा और मेहनत करवा के थोड़ा और इसको टाइम दे तो क्या है, धीरे 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 इसको कम ही दे रहे हैं, इसके साथ ही आ जाएगा, फिर दोनों मिल के एक साथ चलेगा और भारत का धनाधन विकास होगा और फिर भारत जो सोने की चिड़िया बनेगी। लेकिन मान लीजिए सपोज दैट इसका हम कुछ जैसे चल रहा है उसको चलने दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे ऐसे ही रहेगा, धीरे धीरे टसकते रहेगा, एक समय आगे चल जाएगा और धीरे 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 ये विलुप्त हो जाएगा, खत्म में हो जाएगा, इसका कहानी दी एंड हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें कहा गया है SC ST के लिए विशेष सरकार का कर्तव्य होगा जो है SC ST के लिए विशेष प्रावधान। जैसे कि आप देखते हैं कि SC ST के लिए सरकार जो विशेष प्रावधान करती भी है उनके लिए, जैसे आप देखते हैं कि आप ऐसे अभी चुनाव ही होगा, बिहार में चुनाव है, ग्राम पंचायत का चुनाव है, तो आप देखते हैं कि इनके लिए जो सीट आरक्षित कर दिया जाता है। जैसे कि देखते हैं कि ऐसा सीट होता है, मान लीजिए कोई सीट है, मान लीजिए कोई गांव है, तो वहाँ क्या कर दिया जाता है कि इस बार जो है चाहे कोई जिला ही सपोज विधानसभा का चुनाव होता है तो फिक्स कर दिया जाता है इस सीट से जो है इस बार जो है SC कैटेगरी का उम्मीदवार खड़ा होगा। आपने जरूर सुना होगा कि SC कैटेगरी का उम्मीदवार जो है खड़ा होगा, ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा होगा, सॉरी, SC कैटेगरी का उम्मीदवार खड़ा होगा। ऐसा क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि मान लीजिए वहाँ पर बहुसंख्यक जो है मतलब फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं और SC ST जो है जो वहाँ पर SC ST माइनॉरिटी हो जाएगा तो कम हो जाएगा जनसंख्या। अगर मान लीजिए जो फॉरवर्ड है उनका ध्यान नहीं दे रही है, उनके लोकल मुद्दों को नहीं उठा रही, तो क्या धीरे धीरे और पीछे हो जा रहा है। तो सरकार क्या करती है, वहाँ पर जो एक अगले चुनाव में जो उसी वर्ग के उम्मीदवार को खड़ा कर देती है ताकि उसकी बातों को जो है विधानसभा हो चाहे वो आपको संसद भवन हो जाके अच्छे से उठाए। इसमें क्या कहा गया SC ST के लिए विशेष प्रावधान, इस बात को आप समझिए। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे आर्टिकल 47। इसमें कहा गया है सरकार जो है प्रयास करेगा कि लोगों के जो है पोषाहार जो जीवन स्तर है उसको उच्च करे। जैसे कि आप देखते हैं कि अभी हम ही देखते हैं रोड पर निकलते हैं तो क्या करें, दया आता है, तो इसी स्थिति में हमको भी आगे एम है, देखते रहिए, आप तो सपोर्ट कीजिए कि कुछ गरीब के लिए करें, ये हमारा लक्ष्य है जीवन का, कुछ गरीब के लिए करें, गरीब जितने भी घूमते हैं उसके लिए कुछ करें। तो 47 में क्या है कि लोगों को जो है पोषाहार जीवन स्तर को जो सरकार का कर्तव्य होगा कि प्रयास करे कि उनके पोषाहार जो है, जो अभी बहुत सारे लोग हैं जो अपने पोषाहार कम होने की वजह से जो है देखते हैं कि वो प्रेग्नेंट होती हैं, उनके बच्चे जो है अपाहिज पैदा हो जाते हैं, क्योंकि जो पोषाहार उनको प्रेग्नेंट के अनुसार बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, फल फ्रूट होते हैं जो खा के उनको मिलता है, वो नहीं मिल पाता है। उनका जो है फिर जब बाद दुनिया में आते हैं उनका बच्चा तो कोई विकलांग, कोई अंधा, कोई कुछ होता है। तो यही लोगों के पोषाहार, लोगों के जीवन स्तर को उच्च करने का प्रयास करेगा राज्य। इसी के तहत जो है शराबबंदी, जो राज्य के ऊपर जो जितनी भी शराब हो चाहे नशीली दवा हो, सरकार का कर्तव्य होगा कि जो है वो शराब हो, नशीली दवा हो, उस पर जो है रोक लगाए। आप देखते हैं तो लेकिन क्या है 36 से 51 के बीच में राज्य के ऊपर छोड़ा गया है कि राज्य कोई राज्य है जैसे कि बिहार में देखिए शराबबंदी है, बिहार में क्या है शराबबंदी, तो लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए शराबबंदी नहीं है, और कोई महाराष्ट्र में देखिए शराबबंदी नहीं है, तो राज्य के ऊपर छोड़ा। इसमें पहले जितनी चीज इसमें दी गई है वो राज्य के ऊपर डिपेंड है कि वो राज्य को लगता है, जैसे बिहार में लगा कि नीतीश कुमार जी को लगा कि नहीं यहाँ शराबबंदी कर देंगे तो इससे हमको उतना नुकसान नहीं होगा, तो उन्होंने शराबबंदी कर दिया। बेशक शराब मिलेगा आपको, पटना जैसे जिला में शराब मिल रहा है जो यहाँ की राजधानी है, वहाँ शराब पी के टहलता रहता है लोग, तो अदर जिला की बात ही छोड़िए, लेकिन एक बंद तो किया ना, तो वही 47। इससे फायदा एक ही हुआ शराबबंदी से, जो पहले पी के जो ये मार झगड़ा घर में होता था, मार झगड़ा कम हो गया, लोग सड़क को उलटना पलटना कम हो गया, बाकी जो होता है उससे कुछ खास फायदा होगा नहीं। ठीक है, तो 47 पोषाहार, शराब, नशीली दवा को जो है प्रतिबंध सरकार करने का प्रयास करेगा। 48 में हो गया कि सरकार का कर्तव्य ये होगा कि वैज्ञानिक ढंग से जो है कृषि को बढ़ावा दे और पशुपालन को जो है बढ़ावा दे, कृषि और वैज्ञानिक रूप से जो है कृषि, क्योंकि जो हमारे यहाँ कृषि पहले क्या कृषि देखिए बैल से होता था, अगर अभी हम बैल से करेंगे तो कृषि होगा, इतना जनसंख्या बढ़ गया, पेट कैसे बढ़ेगा। तो वैज्ञानिक रूप से जो बीज जो है अच्छे किस्म के बीज लाए सरकार करे, जो बीज वैज्ञानिक को जो है बीज अच्छे मतलब वैज्ञानिक के ऊपर खर्च करे पैसा, ताकि वैज्ञानिक जो है अच्छे किस्म का बीज का जो है मतलब कि निर्माण कर सके, मतलब कि
टेक्नोलॉजी जो है टेक्नोलॉजी तरीके से जो है कृषि करें, उसके बाद पशु जो आर्थिक रूप से और दुधारू रूप से जो पशु हो उसकी हत्या पर जो है रोक लगाए। इसी में कहा गया 48 में, इसी के तहत जो आप देखते हैं कि गाय है उस पर कहा जाता है कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। तो गाय इसी को जो इसमें कहा गया आर्थिक एवं दुधारू रूप से, तो गाय जैसे कि कोई सुप्रीम कोर्ट में बहुत केस हुआ गाय के लेकर, जो भारत में जो है गाय को लेकर, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो बहुसंख्यक क्षेत्र है जो गाय को अपना माता मानता है, मानना भी चाहिए। गाय को माता क्यों माना जाता है? क्योंकि जब आप आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, क्योंकि गाय जो थी दूध थी, उस समय जो खाने पीने को कुछ नहीं होता था, तो जो हमारा जो गाय के दूध से बच्चे जो है माँ जो अपने बच्चे का पेट का दूध भरती थी और अपना दूध पड़ के जो है पूरे परिवार का पालन। तो गाय माना जो हमारा देख रेख कर रहा है, जन्म देने वाला ही माँ बाप नहीं होता है, जो आपको पाल रहा है जन्म देने से पालने वाला बड़ा होता है। जैसे कि हमको क्या, हमको जो हमारे माँ मामी नहीं पाला हुआ है, हमको जन्म देने वाले तो दोनों चले गए, जन्म देने वाले दोनों छोड़ के दुनिया से चले गए, लेकिन हमको मेरे माँ मामी ने पाला, तो माता पिता से बड़े वो भी है। और बहुत सारे लोगों का सहयोग है मेरी जिंदगी में, तो उन सभी का वो भी मेरे माता पिता के समान है। तो उसी प्रकार गाय क्या है, गाय को माता क्यों कहा है? बहुत सारे लोग कहते हैं गाय तुम्हारी माता तो बैल तुम्हारा बाप क्यों? अरे मूर्ख, जाके हिस्ट्री पढ़ तब तो कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो गाय को माता क्यों? तो इसी में ये कहा गया है कृषि एवं पशुपालन आर्थिक रूप से एवं दुधारू रूप से जो भी पशु है उसकी हत्या पर रोक लगाना सरकार का एक कर्तव्य होगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में देखते हैं कहा जाता है कि गाय पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है, लेकिन देखिए इसमें भी सरकार गेम खेलती है। अब आप बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसे हटाइए। लेकिन आप लोग समझिए, इतना समझिए, इतनी बात को समझिए कि सरकार आपको बेवकूफ ना बना सके, ठीक है, बेवकूफ अपना बने। उसके 48 कॉम इसमें कहा गया है पर्यावरण वन्य जीव का संरक्षण। इसमें क्या कहा गया, सरकार का कर्तव्य होगा कि पर्यावरण एवं वन्य जीव का जो है संरक्षण करे। पर्यावरण क्या, आप देखिए पेड़ अगर कटाई होगा, पेड़ ऑक्सीजन अगर कमी हो जाएगी तो हम लोग जीवित कैसे रहेंगे? तो 21 तो हमारा खत्म हो जाएगा ना। 21 पता है ना, प्राणी एवं जैविक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार भूलिएगा नहीं, सबको एकदम सिस्टमेटिक से याद रखिएगा। तो पर्यावरण एवं वन्य जीव का संरक्षण, जो वन्य जीव होते हैं हम देखते हैं कि आप लोग जो है मानव इतना बड़ा जो क्या कहें जो काजीरंगा वहाँ पर जो हाथी दांत के लिए जो है अपने फायदे के लिए जो कितने हाथियों को जो जहर देके मार देता है। तो इसमें यही कहा गया है कि सरकार का एक कर्तव्य होगा कि पर्यावरण एवं वन्य जीव का संरक्षण करेगा। बाद में संशोधन किया गया 86वां संविधान संशोधन, और इसमें कहा गया कि नागरिक भी करेगा। जब मौलिक कर्तव्य पढ़ाएंगे जस्टिस के बाद सब उसमें समझाएंगे। 49 में क्या कहा गया, जितने भी राष्ट्रीय महत्व के इमारत होंगे, धरोहर होंगे, पुरातत्व होंगे, उसकी सुरक्षा करना जो है मतलब सरकार का कर्तव्य होगा। जैसे कि आप देखते हैं कि जो राष्ट्रीय महत्व के जो हमारे जितने भी इमारत है, जैसे कि आप देखिए लाल किला हो गया, चाहे गेटवे ऑफ इंडिया हो गया मुंबई का, चाहे जो जितने भी राष्ट्रीय महत्व के, चाहे आप यहाँ चल जाइए क्या कहते हैं कलकत्ता में चल जाइए, यहाँ पर जितने भी राष्ट्रीय महत्व की इमारत है इसकी रक्षा करना जो है जो सरकार का कर्तव्य होगा। वहाँ पर देखिएगा आपको सिक्योरिटी गार्ड सब जो है लगा रहता है। धरोहर ये सब क्या है, लाल किला सब क्या है, हमारा धरोहर है। पुरातत्व, जो भी पुरातत्व जैसे कि मान लीजिए पुरातत्व में जो भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें जितने भी मृत भांड सब मिले थे, पुरातत्व सब जो है इस सब को मतलब कि संरक्षण करे ताकि लोग इसे देखें कि हमारा जीवन स्टार्ट कैसे हुआ। जैसे कि आपको अभी कुछ पहले जो है उल्का पिंड गिरा था, मधुबनी में उल्का पिंड गिरा था, तो उसको जो है नीतीश कुमार ने जो उठा के यहाँ जो ऑडिटोरियम में पटना में रखा। ये सब का जो है क्या बोला गया है कि जो 49 के राष्ट्रीय महत्व के जितने भी इमारत होंगे, धरोहर होंगे, पुरातत्व होगा, उसका जो है संरक्षण करना जो है क्या कहता है राज्य कर्तव्य होगा। इसी के तहत जैसे कि देखिए अपना आप जो है अब नया जो है संसद भवन बन रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, तो ये संसद भवन क्या है, इसको तोड़ थोड़ी दिया जाएगा, ये भी संसद रहेगा। ये क्या है, हमारा पुरातत्व मतलब एक हमारा धरोहर हो जाएगा और सरकार फिर इसकी रक्षा करेगी। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड सब रहेगी, इसकी रक्षा करती रहेगी। 50 में कहा गया है कि जो सरकार का एक कर्तव्य होगा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका मतलब दोनों का अलगाव मतलब कि साठ-गांठ न हो, क्योंकि जैसे ये कार्यपालिका और न्यायपालिका, देखिए अभी इसमें आप कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या है, तो इसका अलग से हम लास्ट में आपको समझाएंगे। जो अभी टॉपिक है उसको समझिए, विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, सब बताएंगे। तो इसमें ये कहा गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका, मतलब कार्यपालिका मतलब क्या है, जो कार्य को लागू करती है। जैसे कार्यपालिका क्या, जितने भी आपको देखिए सरकार है क्या है, जैसे कोई कार्य एग्जीक्यूट करती है, जो कानून को लागू करती है, विधायक हो, डीएम हो, एसपी हो, ये सब क्या है, सब कार्यपालिका के अंग है। आगे हम बताएंगे। न्यायपालिका जो न्याय करती है, दोनों का पृथकीकरण, दोनों का अलग, मतलब जैसे अगर ये दोनों साठ-गांठ अगर दोनों मिल गए तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। जैसे कैसे लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, जैसे कि मान लीजिए कार्यपालिका है, जैसे कि कोई कार्यपालिका हो कोई काम गलत करे, सपोज दैट कोई डीएम है, कोई डिस्ट्रिक्ट में डीएम जो डिस्ट्रिक्ट का मालिक कौन होता है, डीएम होता है। पीएम, सीएम और डीएम, तीनों से तो देश चलता है। पीएम, सीएम और डीएम तीनों से देश चलता है, सबसे देश चलता है नॉर्मली कहने के लिए। पीएम, सीएम, डीएम जो मेन होते हैं, पीएम, सीएम, डीएम। तो डीएम मान लीजिए कोई गलत काम कर रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट का मान लीजिए डीएम, मान लीजिए पटना का कोई डीएम, चाहे दरभंगा का कोई डीएम ही है,
तो वहाँ का डीएम कुछ गलत काम कर रहा है, वहाँ पर कुछ घोटालेबाजी कर रहा है, किसी जन पब्लिक को पता लगे, वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाए, न्यायपालिका के पास, देखिए ऐसा ऐसा है, और दोनों में पहले से साठ गांठ हो, ठीक है तुम भी खाना हम भी खाना, तो क्या होगा, लोकतंत्र की जो हत्या हो जाएगी यहाँ पर कुछ लोग, क्योंकि लोक तंत्र जो हमारा शासन है वही खत्म हो जाए। यही बताया गया 50 में जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो है पृथकीकरण। 51 में क्या गया, अंतर्राष्ट्रीय विवाद जो है उसको जो शांतिप्रिय ढंग से जो है निपटारा करने का जो है प्रयास करेगा। दोनों जो भी अंत मतलब क्या, दो अंत मतलब जैसे अंतरराष्ट्रीय, अंत मतलब दो राष्ट्रों के बीच में जब भी कोई विवाद हो, दो राष्ट्र के बीच में जब भी कोई विवाद हो उसको शांतिप्रिय ढंग से जो उसको निपटारा करना है, मध्यस्थता का जो है सुलझाने का प्रयास करना है। ये नहीं मानिए सपोज कि अभी भारत पाकिस्तान और चाहे भारत चीन, यही दो हमारे दो पड़ोसी दो देश है जो हमसे दुश्मनी है। बाकी भारत तो एक ऐसा देश है जिसकी जो सभी देश विश्व के जितने भी अन्य देश हैं सभी से इसकी दोस्ती। बाकी दो जो हमारे हैं पड़ोसी, एक पाकिस्तान हो गया एक चीन हो गया, कभी नहीं सुधरने वाले हैं। तो ये अंतर मान लीजिए सपोज चीन से हमारा कुछ होता है विवाद, चीन से तो लोग कहते हैं कि हमला कर दो, पाकिस्तानी से कुछ कहता है कि युद्ध छेड़ दो। तो युद्ध छेड़ने से क्या है बाबू कि युद्ध छेड़ने से बहुत लॉस होगा। लॉस ये नहीं कि हमको सिर्फ आर्थिक लॉस ही होगा, बहुत सारे जो हमारे फौजी भाई शहीद होंगे, तो फौजी भाई शहीद होंगे क्या, बहुत सारे जो औरत होंगी विधवा हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे क्या अनाथ हो जाएंगे, बहुत माँ का कोख जो है सुना हो जाएगा। तो यही बोला कि अगर उसी को हम शांति प्रिय ढंग से मान लीजिए, अगर कोई क्षेत्र को लेकर ही विवाद है, हम आपस में बैठ के, ये तो नहीं मानने वाला पाकिस्तान, वो तो कुत्ता का दुम है, वो तो माने कुत्ता का दुम कभी सीधा होता ही नहीं, तो कैसे सीधा होगा। तो वही बताया गया कि अगर आपसी मतलब कि शांति ढंग से उसको निपटारा कर लें तो ये अच्छा होगा, हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। यही बात है। यह 36 से लेकर 51 के बीच तक आपको मैंने पूरा का पूरा समझा दिया। वीडियो आज का लंबा हो रहा है, आप लोग देखिएगा, अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कभी नहीं समझिएगा, इस बात को याद रखिएगा। आगे हम क्योंकि पूरा सरल से सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, इससे सरल भाषा में नहीं हो सकता है। और उसके बाद जब इसको पहले इसको समझ लीजिए, देखिए इसमें याद क्या होगा। 36 में क्या है, 36 में है राज्य की परिभाषा, 37 में क्या है कि न्यायालय में अपरिवर्तनीय है, 38 में क्या है कि जो है लोक कल्याण की अभिवृत्ति, 39 में क्या है समान कार्य के लिए समान वेतन, 39 के कब में क्या है निःशुल्क विधिक सहायता, 40 में क्या है ग्राम पंचायत का गठन, 41 में क्या है कुछ दशाओं में जो है सरकारी सहायता, 42 में क्या है न्याय संगत मनोचित कार्य जो है, 43 में क्या है निर्वाह मजदूरी जो है आपको कुटीर उद्योग, 43 के कम में क्या है जो 43 के कम में जो हो गया 43 के कम में जो हो गया आपको जो है उद्योगों के प्रबंध जो कामगारों की भागीदारी, 43 के ख में क्या होगा सहकारी समिति, 44 में क्या होगा समान सिविल सहायता, 45 में क्या हो गया जो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो है आपको जो है प्राथमिक शिक्षा देना है, 46 में क्या SC ST के लिए विशेष प्रावधान करना है, 47 में क्या है जो लोगों के पोषाहार जीवन स्तर को नशीली दवा शराब ये सब दूर करना है, 48 में क्या है कृषि पशुपालन को जो है बढ़ावा, दुधारू पशु सबको बढ़ावा देना है, 49 में क्या है जब भी राष्ट्रीय महत्व की इमारत धरोहर सबकी सुरक्षा करना है, 50 में क्या है कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग, 51 में क्या है क्या कहता है जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद है उसको शांतिप्रिय ढंग से। अब इसको कैसे याद करना है, इसको याद करने का देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक कुछ नहीं, माइंड सिर्फ सेट करना है। 36 37 ये तो आसान है, तुरंत याद हो गया। राज्य की परिभाषा न्यायालय में अपरिवर्तनीय। 38 देखिए 38 हो गया, 39 हो गया, इस सबको एक साथ ले लीजिए, इस सबको एक साथ ले लीजिए। लोक कल्याण की अभिवृत्ति, ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, समान कार्य के लिए समान वेतन। आप किसी को समान कार्य के लिए समान वेतन दे रहे हैं तो उसको निःशुल्क विधिक सहायता भी देते हैं, ये हो गया। अभी निःशुल्क विधिक सहायता भी सोचिए, ग्राम पंचायत का गठन, बस 5 बार इसको देखिएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके 41 में क्या है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, इसको एक साथ देख लीजिए। 41 को देखिए, 41 42 43 44 45, ये देखिए सबको एक साथ आपको जोड़ना है। जैसे देखिए कुछ दशाओं में सरकारी, माइंड में ऐसे पढ़िए जैसे लगे कि आप ही संविधान लिख रहे हैं, आप ही पॉलिटी लिख रहे हैं, इससे ऐसे पढ़िए। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता हम दे दिए किसी को, तब सहायता दिए तो उसके मन के अनुसार उसको कार्य भी देते हैं, तो न्याय संगत मनुष्य कार्य। अब उसको कार्य दे दिए तो उसको 43 से निर्वाह मजदूरी भी देते हैं, मजदूरी दे दिए तो उसका भागी भी लेते हैं कि क्या चाहता है नहीं चाहता है, तो उद्योगों के प्रबंध कामगारों की भाता। अब समान सिविल संहिता, इसको याद कर लेना, यहाँ तक इसको जोड़ना है, यहाँ से हटा देना इसको, अब एक साथ इसको समान सिविल संहिता। उसके बाद जो याद रखना है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को जो है क्या कहते हैं उसको प्राथमिक शिक्षा देना है। उसका SC ST के लिए विशेष प्रावधान करना है, इस सबको जोड़ना है, कोऑर्डिनेट करना है। तो SC ST के लिए विशेष प्रावधान जब कर देंगे तो लोगों को जो है पोषाहार जीवन शराब को जो है दूर कर देंगे। शराब जब दूरा होगा तो शराब जब लोग नहीं पिएगा तो ये लोग कहाँ जाएगा, तो ये लोग कृषि करेगा, कृषि के साथ पशुपालन। जब शराब नहीं पिएगा, पोषाहार ऊंचा करने के लिए कुछ तो करेगा, जब शराब छोड़ेगा नस्ली देवता छड़ेगा तो माइंड सेट होगा, अच्छा होगा दिमाग,
कृषि पशुपालन करेगा, कृषि पशुपालन करेगा तो उसी में पेड़ लगाएगा तो पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण हो जाएगा। जस्ट आर्टिकल 49 में क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय महत्व की इमारत धरोहर। 50 में तो याद 50-50 याद रखना है, कार्यपालिका को अलग अलग 50-50। 51 में तो लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय, खत्म, ये सब खत्म हो गया, अकेला याद कराने। आप कुछ बात आता है जैसे कि यहाँ पर कि इसको कि समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी सिद्धांत। अब इसको क्वेश्चन क्या आता है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो समाजवादी है, इनमें से कौन सा बात जो है समाजवादी का उद्देश्य है, चाहे गांधीवादी, चाहे समाजवादी, चाहे उदारवादी का। तो इसको समझना है। समाजवादी मतलब क्या, जो पूरे समाज की बात करना है आपको। अब इस माइंड से सोचना है, एक आर्टिकल ये नहीं कि एक ही आर्टिकल है जो सिर्फ समाजवाद में होगा, एक ही आर्टिकल है जो गांधीवादी में होगा, चाहे एक ही आर्टिकल है उदारवादी में। ये अपने आपको माइंड को सोचना है कि कौन कौन किस में हो सकता है। जैसे कि देखिए आप समाजवाद जो पूरे समाज की बात कर रहा है तो 38 देखिए क्या, लोक कल्याण की अभिवृद्धि, मतलब सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिला है, तो पूरे समाज की बात कर रहा है, तो इसको उठा के मैंने यहाँ पर डाल दिया। 39 में देखिए निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब सभी को निःशुल्क विधिक सहायता मिलना चाहिए, इसको क्योंकि समाजवाद जो पूरे समाज की बात सोचता है। जो एक व्यक्ति, मान लीजिए कोई ऐसा जो व्यक्ति है, जैसे हम लोग क्या है, लिबरल है, जो मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, लिबरल है, सभी को एक मानते हैं, कोई धर्म में विभेद नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक है, ठीक है। तो लिबरल लोग ऐसा कर सकते हैं, या समाजवादी या पूरे समाज के लोग जो समाज की बात करता है वही ऐसा कर सकता है, एक विशेष वर्ग के लिए नहीं सोचता है। यहाँ क्या कर रहा हूँ, निःशुल्क विधिक सहायता, तो पूरे सभी के लिए सोच रहा है, इसको भी समाज में उठा दिए। 39 के कॉम में क्या है, देखिए सॉरी 39 में हो गया समान कार्य के लिए समान वेतन, तो सभी समान कार्य के लिए समान, मतलब सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 कॉम में क्या हो गया, निःशुल्क विधि सहायता, तो ये निःशुल्क सभी हो गया। 41 में देखिए कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, मतलब कुछ दशाओं में सभी को सरकारी सहायता मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर ये उठा दिए। 42 में क्या है, न्याय संगत मनोचित, मतलब सबको जो है न्याय संघ के अनुसार उसके अनुसार न्याय होना चाहिए, उसके मन के अनुसार, तो सभी की बात कर रहा है, तो इसको मैंने समाजवादी 42 में उठा दिए। 43 में देखिए निर्वाह मजदूरी, कुटीर उद्योग, सभी को जो है निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग की बात कर रहा है, सभी के लिए कुटीर उद्योग, तो इसको भी 43 के कॉम में देखिए उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, मतलब पूरे लोगों की बात कर रहा है, तो ये समाज की बात कर रहा है, तो यहाँ उठा दिए। 47 में देख लीजिए यहाँ पर आपको पोषाहार, शराब, नशीली दवाई, इससे क्या होगा, सभी के पोषाहार को ऊंच कर बात कर रहा है। शराब क्या सभी के लिए, व्यक्ति के लिए तो बंद होगा नहीं, पूरे समाज के लिए होगा। नशीली दवा कोई एक व्यक्ति के लिए तो बंद होगा नहीं, पूरे समाज के लिए, तो इसको भी यहाँ पे उठा दिया। तो इस प्रकार से इसको कोऑर्डिनेट करके आपसे सोचना है। गांधीवादी में देखिए 40 में ग्राम पंचायत वाला था, तो वहाँ पे गांधी जी ऐसा चाहते थे। 43 में आप यहाँ पर चलिएगा तो वहाँ पे देखिए निर्वाह मजदूरी, अब यहाँ भी कहेगा 43, गांधी जी चाहते थे कुटीर उद्योग, तो कुटीर उद्योग जो है और निर्वाह मजदूरी, कुटीर उद्योग में गांधी जी का विचार था, यहाँ इसमें डाल दिए, गांधी विचारधारा ये हो गया। 46 में आप देख लीजिए SC/ST के लिए भी विशेष प्रावधान, तो गांधी जी SC/ST के लिए हरिजन बोलते थे। हरिजन क्यों बोलते, मतलब SC/ST को जो है लोग है अनुसूचित जाति चाहे जनजाति, गांधी जी इनको कहते हैं हरि के जन है, मतलब हरि के ये जन, हरिजन, मतलब आप लोग गलती इसका मतलब समझते, इसका अलग बात है, मतलब ये हरि के जन है, ठीक है। हरि से हरि मतलब कृष्ण के जन है, मतलब भगवान के जन है, तो हरि के जन, तो ये गांधी जी की विचारधारा। 47 में आप देख लीजिए यहाँ पर पोषाहार, शराब, नशीली, तो गांधी जी भी चाहते थे कि जो नशीली दवा है, जो शराब है, ये सब बंद हो, गांधी जी की विचारधारा थी, तो 47 ये हो गया। 48 कृषि पशुपालन, दुधारू पशु, गांधी जी जो है कृषि को बढ़ावा चाहते थे, जो कि दुधारू पशु गाय बछड़ा, जब तक आप गांधी जी मूवी देखिएगा तो वहाँ देखिएगा बकरी उकरी जो है गांधी जी को पालते हैं, तो यहाँ पर जो है गांधी जी की विचारधारा थी, तो इनको यहाँ मैंने 48 में यहाँ पर डाल दिया। उसके जैसे उदारवादी लिबरल लोग, जो उदार लोग होते हैं, जो उनका विचारधारा इसमें से क्या क्या हो सकता है, जैसे कि देखिए 44 समान सिविल संहिता, सभी के लिए समान सिविल संहिता जो है, तो लिबरल लोग सोचता है कि सभी के लिए एक ही कानून हो। जैसे कि 45 में क्या है कि आप 45 में आपको हो जाएगा ये, माइंड देखिए मेरा उम्र आगे से 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो है प्राथमिक शिक्षा देना है, तो क्या है उधर मतलब कि लिबरल लोग जो है यही सोचता है कि बच्चों के सभी को लिए जब विशेष प्रावधान हो, उनका हो जाएगा। 48 में आप देख लीजिए यहाँ पर क्या कहते हैं, कृषि पशुपालन, आर्थिक दुधारू पशु, ये भी उदारवादी लिबरल लोग सोचते हैं कि किसी की हत्या नहीं हो, गाय बछड़ा, जो लिबरल लोग होते हैं क्या देखते हैं इतने लिबरल लोग होते हैं, क्या कहते हैं मुर्गी नहीं खाओ, बकरी नहीं खाओ, तो लिबरल लोग ही सोच सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने डाल दिया, 48 में डाल दिया। 48 के यहाँ पर 48 के आप यहाँ को देखिए पर्यावरण, वन्य जीव का संरक्षण, ये भी लिबरल लोग को विचारधारा हो सकती है कि पर्यावरण जो है सुरक्षित रहना चाहिए, वन्य जीव की हत्या नहीं हो, लोग को जीने का मतलब उससे क्या सब जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया। वहाँ पर 49 में जो भी राष्ट्रीय महत्व की इमारत हो, ये सब क्या लिबरल लोग सोचते हैं कि रहे हमारे भारत का जो शान है, बान है, तो लिबरल लोग सोचते हैं। ये 49 हो गया। 50 में क्या न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथकीकरण, लिबरल लोग सोचते हैं कि दोनों मतलब अलग अलग रहे, मतलब कि लिबरल लोग की विचारधारा है,
इसको 50 हो गया। 51 क्या, उदारवादी लोग चाहते हैं कि मार झगड़ा नहीं हो, मार काट नहीं हो, तो इसको 51 हो गया। तो पूरा का पूरा डीपीएसपी जो मैंने आपको समझा दिया, इतने अच्छे से तरीके से अगर आप समझ गए तो ये बहुत ही अच्छा होगा। बाकी आप लोग देखिए, और लास्ट में यही कहेंगे कि न्यू चैनल है, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। बाकी कैसा लगा, कुछ अगर कोई दिक्कत है, अगर समझने में है तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा। चाहे हमसे कोई दिक्कत है बोलने में, कुछ एक्सप्रेशन में क्या दिक्कत है, मतलब स्टाइल कैसा है, वो सब बताइएगा, ताकि हम भी सुधार करें। क्योंकि जब संविधान में इतना संशोधन हो सकता है तो फिर तो मैं मनुष्य हूँ। पता है ना, संविधान जब बना था वहाँ से अभी 100+ संशोधन हो चुका है, तो मैं कौन से खेत की मूली हूँ, तो मेरे भी संशोधन होना जो हो सकता है, अगर आप कहिएगा तो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।